जब तक $103 के नीचे नहीं जाता है डॉलर इंडेक्स, तब तक इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग दो तीन फंडामेंटल बातें हैं, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा डॉलर को जो इफेक्ट करता है वो इंटरेस्ट रेट्स करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बताया था। और इंटरेस्ट रेट्स को क्या इफेक्ट करता है? इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट्स होते हैं आपके इन्फ्लेशन के बेसिस पे। अब इन्फ्लेशन का मैंने एक जर्नल आपको एग्जांपल बताया था, लेकिन टेक्निकली जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो जो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट के हिसाब से ऑयल शॉर्टेज के कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब ऑयल शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑयल बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, अगर मैं एक आम शब्द में बात करूं तो कोई भी सामान अगर आप तक आपके सिटी तक शहर शहर तक पहुंच रहा है, तो वो सारा चीज आपका ऐसा नहीं है कि आपके ही लोकल स्टेट के अंदर या लोकल सिटी के अंदर आपका प्रोडक्शन हो रहा है। हो सकता है कि किसी और स्टेट से आपका माल आ रहा हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा, ऑयल अगर महंगा होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो कॉस्ट आपके उसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज मेरे स्क्रीन पे आप कृपा करके ना लिखें। तो ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जो आपके महंगाई को इंक्रीज करता है, आपके महंगाई दर को बढ़ाता है। तो ये जब रशिया और यूक्रेन का जब लास्ट ईयर आपका सीन चला था, उसके बाद इन्होंने कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर। फिर रशिया ने जीपीपी यानी या यूके की इकोनॉमी है और जो यूरोपियन यूनियन है उसके पाइपलाइंस, जो ऑयल के पाइपलाइंस थे उसको रोक दिया था, सप्लाई को कट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑयल की शॉर्टेजेस आना चालू हुई। और ये एक इन्फ्लेशन की अगर डेटा बात करें, तो जैसे यूके इकोनॉमी की मैं बात करूं या यूरोपियन इकोनॉमी की बात करूं, तो 40 ईयर्स से 41 ईयर्स के आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई जो अभी लास्ट ईयर हुई है। तो 41 ईयर्स तक जो रिकॉर्ड है वो सारे टूट चुके थे, और इतने हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन जाके खड़ा हो गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाए, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, वहां की करेंसी आपकी स्ट्रांग होती है। तो अगर मैं डॉलर की बात करूं तो मार्च 2022 यानी इसी साल आपका जो ये करेंसी था, इंटरेस्ट रेट था, वो 0.25% से लेकर 0.50% के आसपास था। अभी 4 बार इन्होंने 0.75% बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, और दिसंबर में इंक्रीज किया 0.50%। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते 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 अभी कितने पे ले आए? 4 पॉइंट कितना है, 25 है, 50% है? जिग्नेश भाई, राजेश जी, हाँ, हेलो, 50। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अभी क्या है, इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं, इन्फ्लेशन अभी बढ़ेगा, क्योंकि देखो सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियां आ गई हैं क्योंकि चलो इंडिया में तो अभी है, लेकिन आप बाहर की कंट्रीज की हालत तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मतलब -डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि नेचुरल गैस की शॉर्टेज आ जाएगी, आपकी ऑयल की शॉर्टेज आ जाएगी, तो वहां पे महंगाई और बढ़ेगा। ठीक है ना, वहाँ पे पावर बिल्स भी आपके महंगे आएंगे, काफी कॉस्टली आएंगे, क्योंकि सरकारें रेट बढ़ा देंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं बेसिकली खाली डॉलर की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो इनका प्लानिंग चल रही है, जो फेड की प्लानिंग है कि जनवरी फेब मंथ के अंदर अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, लेकिन हो सकता है कि पिछली बार 0.50 किया था, इस बार 0.25 करें, मे बी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। क्योंकि रीजन क्या है कि जितने ज्यादा ये इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे, उतना ही खतरा आपका बढ़ता जा रहा है रिसेशन की तरफ। और ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि रिसेशन कभी भी अमेरिकन मार्केट्स में एंटर कर सकता है। अमेरिकन मार्केट के अंदर एंटर करने का मतलब है कि इंडियन मार्केट की भी स्थिति खराब होगी आपकी। तो ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, और अभी भी बता रहा हूँ कि हो सकता है मार्च के बाद से आपका रिसेशन चालू हो जाए, और ये पूरा 2023 आपका रिसेशन की तरफ डेडिकेटेड रह सकता है। अब इसका एक और सबूत है, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, चाइना में तो खैर अभी 10-15 दिन से हल्ला मचना चालू हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये मच रहा है पहले, लेकिन मीडिया में अभी आया है 10-15 दिन से। ठीक है ना, कोविड के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। अभी सिंगापुर एयरलाइंस ने भी कोई ना कोई गाइडलाइंस अपनी निकाल दी है। अभी मेरे आज किसी क्लाइंट से बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि भाई आगरा के अंदर भी 4-5 केसेस आ गए हैं इंडिया के अंदर कोविड के। तो ये मतलब चल रहा है, और जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज जब लॉकडाउन लगाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को मजबूरी में आके लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उसकी एक मजबूरी हो जाएगी कि जब अदर कंट्रीज गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं या अदर कंट्रीज लॉकडाउन का सिस्टम कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिया में नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर इकोनॉमीज ये कहेंगी कि यार इस बार जो कोरोना वायरस को स्प्रेड हुआ है वो इंडिया से हुआ है, क्योंकि उन्होंने नहीं लॉकडाउन लगाया। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हमें भी चाहे 1 हफ्ते का लगे, चाहे 1 महीने का लगे, या आपका 4 घंटे का लगता हो सुबह 8 से 12 या 8 से 4 बजे तक, तो इट एनी फॉर्म्स ये लगेगा लगेगा।
फिर दूसरा पॉलिटिकल गिमिक्स भी होते हैं बहुत सारे कि भाई जो कांग्रेस की रैलीज हैं, जैसे अब लास्ट उसमें भी हुआ था कि भाई उसमें भी वहां पे आप लॉकडाउन लगा दिया, जब खुद की रैलीज है वहां नहीं लगाया। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल गिमिक्स भी होंगे आपके। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 2023 आपका पूरा का पूरा रिसेशन के लिए डेडिकेटेड है और इसमें समस्या आने वाली है। अब ये तो होगी टेक्निकल बातें। अब कुछ पर्सनल बातें मैं आपको हर वेबिनार के अंदर बता रहा हूँ कि भाई अगर रिसेशन आएगा तो ऑब्वियसली बात है, तो 2020 वाली स्थिति है जब इकोनॉमी पूरी बंद पड़ गई थी, जब कोविड के केसेस आ गए थे, जब आपको कोविड चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, तो उस समय आप लोगों ने कितनी मुश्किल हुई थी अपने घर को चलाने के लिए। चाहे आपका कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, एक रेगुलर फ्लो तो चाहिए। अब जिसके पास रेगुलर फ्लो आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, घर पे बैठा है, बोर हो रहा है, एक अलग चीज है। लेकिन जो अपने डेली वेजेस वर्कर हैं या मान के चलो जो मंथली इनकम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी से अपने स्किल सेट को तैयार करो और अभी से सेविंग्स करना चालू करो कि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो कि आप ट्रेडिंग करके एटलीस्ट अपने मंथली इनकम जो है बेसिक्स, भाई ठीक है आपके लाख रुपए की इनकम है, आप लाख रुपए ट्रेडिंग से नहीं कमा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 70,000 कमा लोगे, 60,000 कमा लोगे, कुछ तो आएगा। ऐसा तो नहीं बैठे बैठे कुछ भी नहीं आएगा। जो ऑब्वियसली बात है, घर से जब कदम बाहर कम निकालोगे तो खर्चा भी कम होगा। पहले लाख रुपए सैलरी थी, हो सकता है जरूरत ही नहीं हो लाख रुपए की, 70,000 में काम हो जाए आपका, 60,000 में काम हो जाए, खर्चा भी कम होगा आपका। ठीक है ना, जब क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो अभी खर्चे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, अदरवाइज घर पे बैठे बैठे इतने एक्सपेंसेस नहीं होते। ठीक है, होते हैं लेकिन अब दोनों पहलू हैं। कई लोगों के आइडियाज आते हैं कि नहीं सर घर पे खाने का खर्चा बढ़ जाता है, लोग पहले आप निकलते तो वो की बात है, आप बाहर निकल के 1,000 रुपए खर्च करो या घर पे आप 10 किलो आटा ले आओ जो एक महीना चल जाए, चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, तो बात एक ही एक तरह से मतलब। तो लेकिन ऐसी बात नहीं, थोड़ा बचता ही है आपका घर पे रह के। ठीक है, तो ये तो आपकी नॉर्मल बातें हो गई, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी था आप लोगों को, क्योंकि अगर दिस इज द राइट टाइम, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा नहीं समझाऊंगा तो आपको कौन बताएगा। ठीक है ना, तो ये जानना जरूरी है कि भाई हमें स्किल सेट अपनी डेवलप करनी है और अपने को 2-3 महीने के अंदर ऐसा प्रिपेयर हो जाना है कि हमें फाइनेंशियली सेटबैक ना लगे। चलो दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। अभी डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है, 103 पॉइंट समथिंग जो लो लगा हुआ है अब तक, उस लेवल पे आके रुका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगले महीने के एक और ऐसा कैंडल बनेगा जो 101 पॉइंट इसको छुएगा, या तीसरा कैंडल ऐसा बनेगा? टेक्निकली मैं बताऊं कि इसने यहां से और यहां तक की रैली जो 1 2 3 4 5 5 कैंडल में बनाई, तो मैक्सिमम ये एक ही कैंडल के अंदर, ये कैंडल मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी कैंडल कौन सी, ये वाली, और ये मतलब इन दो कैंडल ने मिलके 5 दिन की रैली को खत्म कर दिया। इस दो कैंडल ने इस पिछले 5 महीने की कैंडल रैली को 2 ही महीने में खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आना बनता है, और अगर ये लो नहीं टूटा तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ तक जाएगा और फिर वापस वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बना दी तो यहाँ से बहुत तेजी है, नहीं। लोग जनरली क्या सोचते हैं कि यहाँ से अगर एक भी बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो अब तेजी है यहाँ से, अब ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, जरूरी नहीं है, वो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो एक बाउंस बैक ड्यू है। तो इसी का स्ट्रक्चर हमें 2 घंटे के चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। 2 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक डब्ल्यू पैटर्न, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक ये ऊपर 104.80, 105.50 और 106 डॉलर तक ऊपर ये डॉलर इंडेक्स भाग सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अच्छा, एक चीज देखो, इस मार्केट के अंदर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। देखो यूरो और जीबीपी में ऑलमोस्ट एक अच्छा कोरिलेशन है, जिस लाइक ब्रदर एंड सिस्टर और ब्रदर ब्रदर व्हाटएवर यू कैन कॉल देम, हम उनको भाई भाई भी बोल सकते हो, भाई बहन भी बोल सकते हो। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं। अगर आप यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर देखोगे पिछले 10-15 दिन के अंदर, तो ये साइडवेज नेचर का स्ट्रक्चर रहा है, इसका इसका साइडवेज नेचर का स्ट्रक्चर रहा है। और यही स्ट्रक्चर अगर आप जीबीपी यूएसडी में देखोगे, ये देखो, जीबीपी यूएसडी आपका लोअर हाई लोअर लो बना के आपका नीचे आ रहा है, यानी जीबीपी यूएसडी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, नीचे की तरफ लेवल सपोर्ट लेवल तोड़ दिए, लेकिन यूरो यूएसडी ने नहीं तोड़ा। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं आने वाले समय में, या तो जीबीपी यूएसडी वापस ऊपर चला जाए ताकि यूरो के साथ साथ ऊपर चलते, या ये यूरो टूट जाए। तो मेरे हिसाब से अगर डॉलर इंडेक्स को मैं तेजी देख रहा हूँ तो यूरो के अंदर मेरे को मंदी देखनी चाहिए। तो इसका मतलब अभी जो ब्रेकआउट देना है वो यूरो के अंदर पेंडिंग है,
यूरो में कब ब्रेकआउट आएगा देखने वाली बात है, लेकिन जैसे ही इसने 570 का लेवल तोड़ेगा तो ये जो इमीडिएट बेसिस पे मैं आपको बता रहा था कि 550 का सपोर्ट लेवल है, ये होल्ड नहीं करेगा, ये डायरेक्टली 500 तक 70 पिप्स मिनिमम नीचे आएगा, और हो सकता है कि 400 लेवल तक ही नीचे चला जाए। क्योंकि ऑन अ ब्रॉडर स्केल अगर मैं बड़े लेवल्स पे बात करूं कि सर ऐसा कौन सा लेवल है जहां टूट जाए जो हम ये मान सकते हैं कि यूरो यूएसडी अब बेरिश जोन में वापस चला गया, तो मेरे लिए लेवल है 1.0 ये वाला 1.0300 का। अगर इसके नीचे डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो जाता है यूरो के अंदर, तो मान के चलो इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया है और ये वापस वापस से लोज अच्छे लोज को टेस्ट कर सकता है। और जब तक ये 1.03 नहीं टूटता तो ये ऊपर ऊपर आपका 1.12 तक टेस्ट कर सकता है। मैं ब्रॉड स्केल में बता रहा हूँ, बड़ा एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओवरऑल क्योंकि जीबीपी यूएसडी गिर चुका है तो मेरे को लग रहा है यूरो भी कहीं ना कहीं गिरना चाहिए, तो यूरो भी कभी कभी ब्रेकआउट, क्योंकि डॉलर में भी तेजी देख रहे हैं हम, और डॉलर में अगर तेजी देख रहे हैं तो यूरो को आना नीचे कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीबीपी गिर गया, डॉलर में तेजी है, यूरो में मंदी होनी चाहिए, राइट है, यूरो में नीचे आना चाहिए। ऊपर 650 का आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज हो गया तो अगला टारगेट आप 750 का और 800 का मिनिमम टारगेट मान के चलो आप यूरो यूएसडी के ऊपर। तो जिसको पोजीशन लेनी है अभी शॉर्ट की पोजीशन ले सकता है यूरो के अंदर 616 पे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। अब क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि डेली चार्ट अगर मैं बोल रहा हूं बार बार तो 650 के ऊपर इसको क्लोज होना बहुत कंपलसरी है। इसको मतलब ऐसा कैंडल देना चाहिए क्लोजिंग। अब जैसे ये वाला कैंडल आप देखोगे, ये कैंडल देखोगे, ये सब 658 के आसपास के हाई हैं, लेकिन हाई मार के नीचे क्लोज दिया है, हाई मार के नीचे क्लोजिंग दी है, 650 के ऊपर किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ में आया। तो आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 650 का स्टॉप लॉस है, 650 के ऊपर अगर कोई भी डेली चार्ट में कैंडल बंद होता है तो एग्जिट, वहां से चाहो तो बाय पोजीशन एक कन्वर्ट कर सकते हो सेल वाली पोजीशन को, नहीं तो सेल में बने रहो, आपको नीचे 550 और 520 तक तो मिनिमम दिखाएगा दिखाएगा आपको यूरो यूएसडी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। अच्छा, इसमें एक हैजिंग ट्रेड और बता देता हूँ, लोग जनरली गलती करते क्या है हैजिंग के अंदर, लोग हैजिंग के अंदर क्या करते हैं, लोग बाय करते रहते हैं, एक एवरेज लेवल बनाते रहते हैं, और जब वो देखते हैं कि इक्विटी उनकी उड़ने वाली है या अकाउंट उड़ने वाला है तो वहां पे वो हेज कर देते हैं अपनी पोजीशन को, जहां उनको समझ में आता है। हैजिंग का मतलब है कि योर पोजीशन इज नाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल, अब पोजीशन आपके कंट्रोल में नहीं है, नो यू आर कंट्रोल इन योर पोजीशंस। अब आप अपनी पोजीशन के कंट्रोल में हो, आप अपने पोजीशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी आप हैज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो हैजिंग बताऊंगा थोड़ा सा वैसे ही पार्ट है, लेकिन लॉजिकल हैजिंग है मेरी, मेरे को पता रहेगा कि मेरे को निकलना कहाँ पर है, मेरे को एग्जिट कहाँ पे होना है, और कैसे मेरे को प्रॉफिट कवर करना है। अब इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे एक सेल पोजीशन लेता हूँ, राजेश सर सुन रहे हैं? यस सर। मैं यूरो में सेल पोजीशन ले रहा हूँ एट द रेट ऑफ 1.0616, और एक बाय पोजीशन ले रहा हूँ सेम रेट पे, ठीक है। अब पहले सेल पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सेल पोजीशन का स्टॉप लॉस बताया आपको 650 का क्लोजिंग बेसिस पे, मान के चलो ये क्लोज हुआ 1.0670 पे, 20 पे ऊपर जाके क्लोज हुआ और यही हाई लगाया, तो इसी का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी एक कैंडल जब ऐसे क्लोज होगी तो जो ये कैंडल का हाई होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 670 मान के चलो इस कैंडल का हाई है, तो 670 अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना लॉस हुआ हमें, सॉरी 54 पिप्स का लॉस होगा। तो हो जाने दो लॉस, क्योंकि हमारा बाय पोजीशन भी है, तो वहां पे तो आप 670 तक ब्रेक इवन हो। और अगर 650 के ऊपर जैसे मैंने बोला कैंडल क्लोज जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 700 750 का है, यानी ब्रेक इवन पे तो आप चल ही रहे हो। अगर ऊपर ये 700 550 750 बग गया तो आपको मोटा प्रॉफिट होने वाला है वहां से। समझ में आ गई, सेल पोजीशन का एग्जिट करनी है और बाय पोजीशन 700 750 पे, जहां पर भी आपको समझ में आए प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है आपको। अब दूसरी कंडीशन, मान के चलो यहाँ से नीचे गिर गया, तो दोनों में अभी कोई की दोनों पोजीशन है जो, तो नुकसान तो कुछ है नहीं। आपको जो सेल पोजीशन है, सेल पोजीशन आपको ओपन करनी है, मतलब ओपन करने का मतलब है स्क्वायर ऑफ करनी है सेल पोजीशन आपको 520 के आसपास, 1.0520 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया,
अब 520 से अगर नीचे गिरता है तब जाके यूरो में नुकसान होगा आपको, क्योंकि आपकी बाय पोजीशन भी सेम रेट पे खड़ी है। तो 520 के आसपास आप एक पोजीशन और ऐड करोगे, यानी पहला लॉट आपने कहाँ बाय किया 616 पे, दूसरा कहाँ बाय किया 520 पे, एवरेज क्या आ गया 568 का एवरेज आ गया। यानी 520 पे आप जब बाय करोगे उसका एसएल आप डालोगे 1.0500 पे क्लोजिंग बेसिस पे, यानी अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल बंद हो जाता है, इस कैंडल का लो जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने 30-40 पिप का नुकसान दिया लेके निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर ये 500 पिप पे टच करके और ये 500 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है और यहाँ से अगर ये ऊपर 580-90 कुछ भी बच जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 520 पे बाय किया, इस पे प्रॉफिट होगा, और आपने जो 616 पे बाय किया ऊपर, इसमें नुकसान होगा लेकिन नेट में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन प्राइस कितना रहे 568 का। 568 के ब्रेक इवन पे मतलब 580 पे आपने निकाल दिया है, 600 के आसपास अगर आपने निकाल दिया तो आपको 30-32 पे ये मिल गए। सेल पोजीशन में आप ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुके हो। तो ओवरऑल इस हेजिंग स्ट्रेटेजी के अंदर 99% आपकी विन विन सिचुएशन है। 1 से 2% चांसेस आपके ऐसे हैं कि अगर ये 500 के नीचे बंद होकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ही आपको दिक्कत है, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट? हेजिंग कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जो मैंने हेजिंग का आपको एग्जाम्पल दिया है वो विद लॉजिक दिया है कि भाई मेरे प्लान ट्रेड्स है मेरे सारे, कि मेरे को कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एसेट डालना है, कहाँ टीपी रखना है, दीज ऑल आर माय प्लान ट्रेड्स। तो अगर हेजिंग प्लानिंग के साथ करूंगा तो वर्केबल है, लेकिन सिर्फ इक्विटी बचाने के लिए हेजिंग करूंगा विच इज नॉट राइट, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। मन की तसल्ली है आपकी कि भाई इक्विटी बची हुई है, अल्टीमेटली तो आपने लॉस बुक कर लिया। मान के चलो $200 की इक्विटी है, $150 पे आपको लॉस जा रहा है, आपने हेज कर दिया, तो हेज का मतलब क्या है, अब आपका फ्लोटिंग लॉस $150 रहेगा, इसका मतलब आप $150 का लॉस बुक कर चुके हो। वो सिर्फ मन की तसल्ली है कि आपका सिस्टम में अकाउंट मतलब इक्विटी दिखा रहा है $50 अभी बैलेंस, लेकिन ऑलरेडी आप $150 लॉस बुक कर चुके हो। चलो खैर नहीं हो, आगे चलते हैं, क्योंकि हेजिंग से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जनरली 99 पोजीशन जो हेजिंग की होती है वो लॉस में ही जाती है। अब देखो, आफ्टर ए सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो, यानी हायर हाई और हायर लो की सीरीज के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। ये पहला टाइम है जब ये लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब इसने सिग्नल दे दिया है कि भाई एक तो देखो सर, मैं अपने चैनल से ये शॉर्ट टर्म चैनल से ब्रेकआउट दे दिया है मैंने, एक तो दूसरा मैंने ये लो ये हाई ये लो बना दिया है, एंड पैटर्न बना दिया है, तो इसका मतलब तो मेरे को तो नीचे जाना है। लेकिन इसकी एक रुकावट है, टेक्निकली या साइकोलॉजिकली कह लो या इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे कह लो, ये वाली 1900 के आसपास। तो एक में बाय ट्रेड 1900 के लेवल के अगर आसपास आता है, 1910, 20, 30, 40 कहीं पर भी, जहां पे मैं देखूंगा कि एक बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है या वहां पे अगर बाजार रुक रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं वहां पे एक पोजीशन बनाऊंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और 50-60 पिप का टारगेट जहां भी मिलेगा मैं लेके निकलना चाहूंगा। लेकिन करंट लेवल पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। हो सकता है मैं 2 दिन ट्रेड ना आए, 2 दिन वो लेवल ना आए, 3 दिन ना आए, चौथे दिन आएगा, 5वें दिन आएगा, 6ठे दिन आएगा, जब भी आएगा आई एम रेडी, तब मैं रेडी बैठा रहूंगा और मैं उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा। दैट इज दी क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, चुपके से बैठा रहता है, जैसे शेर कैसे शिकार करता है। शेर हमेशा झाड़ी में छुपके बैठा रहता है और देखता है कि उसका शिकार कब अनकॉन्शियस हो गया है या कब वो अपनी चीजों में मस्त है जो ध्यान नहीं दे रहा है, उसी समय शेर अटैक करता है। तो सेम वे में ट्रेडिंग के साथ भी है। ट्रेडिंग के अंदर भी आप चुपचाप बैठो, जब आपको लगे कि अभी मेरे दायरे में आ गया है या मेरे लेवल्स पे आ गया है, तब जाके उस पर अटैक कर दो। ठीक है, ये जीबीपी यूएसडी आपका 1900 का लेवल है। 1900 के नीचे इट कैन फॉल अप टू 1600 लेवल्स। अदरवाइज अगर ये 1900 का लेवल होल्ड करेगा तो ये कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये वाला हाई भी काटता हुआ नजर आएगा और ये 2600-2650 तक ऊपर जा सकता है। क्लियर है सर? जी? वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जीबीपी यूएसडी के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी है, तो हाँ एक अच्छा बाय बाय ट्रेड बनने वाला है। हाँ, बाय ट्रेड तब बनेगा जब इसके नेकलाइन के ऊपर क्लोज देगा बेसिकली। ओके। ठीक है ना, अब जब तक ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज नहीं दे सकता तो ये यहाँ पे 1500 तक भी आएगा, और तब आप मेरे से पूछोगे तभी भी मैं कहूंगा ये पैटर्न वैलिड है। यस सर। तो 1500 तक आने का मतलब है 500 पे गिर जाना, ओके। और 1500 के बाद भी आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा आई एम बुलिश ऑन वीकली चार्ट्स, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है।
Yes. तो जिसकी पोजीशन 2050 पे, उसको 1500-500 पे गिरने के बाद बोलोगे अभी बुलिश है, वो गाली बकेगा आपको। नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो अपनी जगह पे, लेकिन ट्रेडर जो होता है ना, ट्रेडर क्योंकि वो नौसिखिया होता है, वो थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके इधर उधर से आ जाता है और ट्रेडिंग में घुस जाता है, फिर कहता है मैं ही समझदार हूँ, तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं वो कहेगा भाई साहब क्या बोल रहे हो जिग्नेश भाई, 500 पे गिरने के बाद भी आप बोल रहे हो तेजी हो। आप बोलोगे हाँ सर मैं बिल्कुल तेजी में हूँ, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन ठीक है, पैटर्न वैलिड तब तक नहीं है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है ना। यहाँ से इसने Okay. रिजेक्शन ली है नेकलाइन से, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए नीचे जा सकता है। अगर ये वापस ऊपर क्लोजिंग कर देता है, मान के चलो यहीं से ही क्लोजिंग कर देता है, तो समझो फिर जबरदस्त तेजी यहाँ से पकड़ सकता है। फिर हो सकता है ये आने वाले समय में 3000 भी आ जाए, क्योंकि ऐसे ही Yes, sir. वीकली हेड एंड शोल्डर बहुत पहले बना था, मेरे को अच्छी तरह याद है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, 2020 की बात है, ये वाली बात है, ये वाला ये देखोगे आप, ये बना था यहाँ पे, ये तोड़ा था यहाँ पर। थोड़ा सही से बना देता हूँ उसको, ये वाला, ठीक है ना। ये वीकली हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना था, तोड़ के बहुत अच्छा भगा था ये, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने मार्किंग कर रखी थी इसकी। तो यहाँ पे ये 3300 को तोड़ के, और ये कितना गया था ऊपर, 4200 तक, इवन 4234 तक गया था ये, ठीक है ना। 4250 तक गया था, तो 1000 पिप की रैली दी थी इसने, ठीक है। तो यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, देखोगे आप यहाँ पे, देखो पैटर्न को मिलाने की कोशिश करो। ये कैंडल देखो, उसके बाद बुलिश कैंडल देखो, और सेम पैटर्न यहाँ पे देखो। हालांकि थोड़ी बुलिश कैंडल नीचे है, लेकिन ये सेम पैटर्न वैसे ही बना रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी रिजेक्शन था, यहाँ पर भी रिजेक्शन था, नीचे आके फिर भगा, तो यहाँ पर भी सेम रिजेक्शन है, यहाँ पे भी नीचे आके वापस भग सकता है। तो वी आर बुलिश इन जीबीपी यूएसडी, लेकिन अप टू व्हाट लेवल, मेन क्वेश्चन आता है किस लेवल तक बुलिश है, ठीक है ना। तो ये 1600 तक तो हम बुलिश हैं इसमें, क्योंकि 1600 का वो लेवल है जहां से इसने ब्रेकआउट मारा था, वहां पे टच करने आ सकता है। लेकिन उससे पहले 1900 का ये स्विंग लो है, इसके नीचे बंद हो गया तो 1600 है, नहीं तो यहाँ पे 1900 पे आके एक बार ये बाउंस बैक मार सकता है, राइट है। Yes, sir. सॉरी गोल्ड बाद में आएंगे, पहले यूएसडी जीबीपी। देखो ये कहाँ आके रुका है, ये वहीं आके रुका है जहां हमारे लेवल्स ड्रॉ। अब ये लेवल्स मैंने पहले से बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आज बनाए हैं। तो इसलिए मेरे चार्ट पे देखोगे हमेशा लाइनें लाइनें खिंची रहती हैं, क्योंकि यही लाइनें होती हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं, यही लाइनें होती हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिवली मार्केट के अंदर काम करती हैं। तो अभी इसका इसका लो है 130 $130 का, आप लो समझो आप, $130 का लो समझो। तो अगर ये टूटा तो ये मान के चलो बहुत भयंकर गिरेगा, 400 पे और गिरेगा, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं तो ये थोड़ा सा एक बार 135-36 तक ऊपर जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि जब ये इस फॉर्मेशन में नीचे आया है, लोअर लो के फॉर्मेशन में, और ऐसे ही ऊपर गया था ये हायर लो की फॉर्मेशन में, सेम सेम वे में गिरा है। देखो रेप्लिका कर रहा है ट्रेंड, पूरा ट्रेंड रेप्लिका कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है। तो ये वाला लो टूट सकता है दोस्तों, बहुत बड़ी तेजी मत मानना यहाँ से, 135-36 तक की मान लेना, नहीं तो आने वाले समय में ये वापस टूट सकता है यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। ये लेवल टूटा, कहीं पर भी आपकी पोजीशन लॉन्ग हो तुरंत एग्जिट कर जाना, क्योंकि यहाँ से फिर एवरेजिंग करने का फायदा नहीं है, ये गिरता रहेगा और आपके सारे इक्विटी जीरो कर देगा। एयूडी यूएसडी, ये थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर इसमें लग रहा है, लेकिन अभी इसमें भी देखो यहाँ पे ये तोड़ा है आपका, चैनल तोड़ा है वापस। अगर 6800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये, तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो सर ने भी याद दिला दिया है मेरे को, ये देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने, अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी रैली दी है इसने। तो ये मेरे हिसाब से, गाइस प्लीज अपने माइक को अनम्यूट रखें, ठीक है, अपने माइक को म्यूट रखें जिंकिया जी। तो यहाँ से आप, ये बहुत अच्छी रैली दी है इसने, तो स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल अभी तेज लग रहा है, ठीक है। तो ये 6800 के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से कंफर्म ब्रेकआउट है, और उसके बाद फिर 7000 तक ऊपर जा सकता है, इवन 72-80 तक ऊपर आ सकता है। बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये तभी चलेगा दोस्तों जब डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, क्योंकि ये इसके विपरीत चलेगा डॉलर इंडेक्स के।
अगर इसमें तेजी है तो डॉलर इंडेक्स में मंदी आनी चाहिए। तो एयूडी यूएसडी तब लॉन्ग करना जब डॉलर इंडेक्स का, अब मैं आपको एयूडी यूएसडी का लेवल नहीं दे रहा हूँ, समझना कॉन्सेप्ट्स को। जो लोग 2-4 लोग जल्दी जल्दी में चले गए, ठीक है ना, उनको जाने दो। आप लोगों को बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स आज सीखने को मिलेंगे। तो आज आपको क्या करना है, डॉलर इंडेक्स के नीचे $103 जैसे टूटता है, तुरंत एयूडी यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन बना लेना अपनी। जैसे 103 का लेवल टूटता है डॉलर इंडेक्स में, आप एयूडी यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन बना लेना। वहां से 100 पे मिनिमम बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगे। सूखा सूखा रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको, प्लेन रास्ता बता रहा हूँ जहां से आपको शॉर्ट पैसा बनेगा। तो $103 के छूटते ही एयूडी में घुस जाना, वहां से आपको $100 डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो वो छोटा कॉन्सेप्ट है, हम देशी भाषा में उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं पायलट बाइंग। वैसे पायलट बाइंग होती है बढ़ते हुए बाजार के क्रम में, लेकिन इस पायलट बाइंग को थोड़ा सा रिवर्स समझाऊंगा मैं कि पहले आपको क्या करना है भैया, पहले आपको क्या करना है, एक मिनट दोस्तों। तो उसमें क्या होता है पायलट बाइंग में, वैसे तो ये बढ़ते क्रम के अंदर हमें लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी बाय करेंगे। जब $103 तोड़ेगा आपका डॉलर इंडेक्स, तो ऊपर के लेवल पर डॉलर एयूडी यूएसडी को हम स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा हम उसमें पोजीशन इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे एवरेजिंग आप लोग करते हो ना, जो आप, वही सिस्टम आप इसमें लोगोगे, लेकिन पहली जो क्वांटिटी रहेगी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी, दूसरी क्वांटिटी उससे बढ़ के रहेगी, तीसरी क्वांटिटी उससे बढ़ के रहेगी, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड पायलट पायलट बाइंग से। तो ये आपका एयूडी यूएसडी के अंदर रहेगा। अब आते हैं गोल्ड के अंदर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, अगर 2023 में रिसेशन आया, गोल्ड गिरेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। क्यों, क्या रीजन है ऊपर बढ़ने का? बता सकता है कोई? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को फंडामेंटल्स की क्लासेस में, जो रेगुलर। क्योंकि अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट सब क्रैश हो गए, ठीक तो है, ये चढ़ने का चांस है। ठीक है, एक आपने वैलिड पॉइंट बताया सर। और कोई बंदा अटेम्प्ट देना चाहेगा? यूएस करेंसी वीक होगी, डॉलर वीक होगा, इसलिए गोल्ड बढ़ेगा। वेरी गुड सिद्धांत जी। और कोई? और कोई? यस राम जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया। सिक्योरिटी से ज्यादा सिर्फ गोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि जब रिसेशन पीरियड आएगा तो गोल्ड इज कंसीडर्ड एज ए सेफ हेवन असेट। गोल्ड को क्या माना गया है? सेफ हेवन असेट माना गया है, यानी सबसे सुरक्षित असेट माना गया हुआ है। तो उसमें सब लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात तो, इसलिए गोल्ड सबसे पहले भगेगा। अच्छा कई बार क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स भी भग रहा होता है, आपने कई बार कोरिलेशन देखा होगा, तो डॉलर इंडेक्स भी कई बार भग रहा होता है और गोल्ड भी कई बार भग रहा होता है, तो इसके बीच में कोरिलेशन काम नहीं करता है उस समय में। एक पीरियड ऐसा आता है जब महीने भर के लिए डॉलर इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा होता है, गोल्ड भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो उस पीरियड के अंदर क्या होता है, जब रिसेशन का पीरियड आता है तो कई बार डॉलर को भी सेफ हेवन असेट मानते हैं लोग। लोग अदर कंट्रीज डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर देती हैं, और गोल्ड के अंदर भी, क्योंकि जब वीक होती है तो सिक्योरिटीज, अमेरिकन इक्विटीज मार्केट गिरता है, और अमेरिकन इक्विटी शेयर बाजार गिरेगा तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो भी हम सेफ हेवन एसेट मानते हैं। और अभी मैं आपको एक बता दूं, एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, टी बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसको, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड। तो 2 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है, वो अभी 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड के ऊपर भग गया है। यानी शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर भग गया है। इसका मतलब लोग ज्यादा घबराए हुए हैं, लोग ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए इक्विटीज मार्केट से पैसा निकाल के वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर लगा रहे हैं। तो इट्स ए सिग्नल ऑफ रिसेशन। टेक्निकली अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर आप, ये तो सब फंडामेंटल्स बातें हैं, टेक्निकली क्या बात है, टेक्निकल बात ये है कि 2 साल के ट्रेजरी यील्ड जो बॉन्ड्स हैं वो 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे रिसेशन एक, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में अगर पैसा लग रहा है, इसका मतलब लोग इक्विटीज मार्केट में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहे हैं मैं 2 साल के लिए बॉन्ड्स में पैसा लगा दूंगा, क्योंकि 2 साल मेरे को मार्केट में पैसा एक्सपोजर नहीं लेना है, मेरे को 2 साल मार्केट में एक्सपोजर नहीं लेना है, मैं बॉन्ड में पैसा लगा दूंगा सेफ जोन में। तो दिस इज अ सिग्नल ऑफ रिसेशन। यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं, देखो मैं और आप पैसा नहीं लगाते बॉन्ड के अंदर, हम 1000 रुपए 10,000 रुपए लाख रुपए लगा के बॉन्ड में हमें कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। लेकिन जिसके 1 लाख करोड़ रुपए लगे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए लगे हैं, वो बॉन्ड ही लेगा बंदा। वो इंस्टीट्यूशन कहेगा मैं बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा, फंड मैनेजर कहेगा मैं बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा। इक्विटीज मार्केट में अभी सेफ नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई भी एप्पल शेयर खरीदूं, पता लगा वो नीचे आ गया,
अमेजोन खरीदू नीचे आ गया, इंडियन मार्केट में SBI खरीदू नीचे आ गया, ठीक है ना। राजेश सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर जो रिसेशन आया अमेरिका और ब्रिटेन में, समझो तो डॉलर गिरेगा ना? नहीं, रिसेशन अगर आया है तो डॉलर बढ़ेगा सर, क्योंकि रिसेशन जब आता है तो इक्विटीज मार्केट वीक होती है वहां की, ओके ओके और इक्विटीज मार्केट वीक होती है तो इसका नेगेटिव कोरिलेशन है डॉलर के साथ, ओके तो डॉलर ऊपर जाएगा। और डॉलर के, क्योंकि रीजन क्या है ना, ट्रेजरी जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं उनमें पैसा लगना चालू हो जाता है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हमेशा जब भी किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको डॉलर परचेस करना पड़ता है सर। तो जो नेबरिंग ओके कंट्रीज है अमेरिका की, अगर उनको टी बॉन्ड यील्ड में मतलब मान के चलो आज 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, इतना नहीं मिल रहा है, मतलब मान के चलो इतना मिल रहा है, और अगर उनको 6% मिलने लग जाए अचानक से, तो जो 6% का मतलब है सिक्योर मनी, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स के गवर्नमेंट के एसेट है, यानी इसकी गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट दे रही है, इसकी गारंटर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वो डूबेगा नहीं। तो उनको अगर अपने 1 लाख करोड़ रुपए में अगर उनको सेफ जोन में पैसा चाहिए तो कहाँ लगाएंगे? ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है इक्विटीज मार्केट में तो रिटर्न आनी नहीं है, अभी तो टूटेगा इक्विटी बाजार, ठीक है ना। तो जब वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो उनको किस में पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए? अमेरिकन डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर की ओके वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। ओके तो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स वगैरह के बारे में भी कभी हम विस्तार से बातें करेंगे। तो गोल्ड में टेक्निकली अगर आप देखोगे तो अभी आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है डेली चार्ट पे, कोई भी स्विंग लो इसने अभी नहीं तोड़ा है। अब जनरली होता क्या है दोस्तों, कभी भी देखो आपको बाइंग करनी हो ना, स्कैल्पिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ, सिंपल सा यार, मैं हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इसको अगर आपने पहचान लिया ना तो आप बिल्कुल बॉटम पे बाई करोगे, क्योंकि देखो ये क्या है, ये ए वेव है, ये बी वेव है, ये ऊपर गया, ये अगर इस बॉटम पे अगर आप बाय कर लो तो मजा आ जाएगा स्कैल्पिंग का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेली चार्ट पे आप देखो कि प्रीवियस स्विंग लो के आसपास अगर आ गया ये नहीं टूट रहा, इस लो के आसपास ये आ गया ये नहीं टूट रहा, ठीक है ना, इस लो के आसपास अभी ये नहीं आया है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आके बनेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये अगर नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब इसमें बाइंग है, अभी डिमांड है अभी। तो लोअर लेवल पे आप सपोर्ट पे बाई करोगे तो आपको डेफिनेटली इस पे प्रॉफिट मिलेंगे। बस आपको इन वेव्स को समझना है, ये वेव्स को अगर आप समझ गए ना तो एकदम बॉटम पे आपकी बाइंग होगी, बहुत अच्छे बॉटम पे बाइंग होगी आपकी। अब आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स जो करेंसीज हैं जो भी आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे अपने। अजिंक्य जी ने लिखा जीबीपी जीपीवाई, सिद्धांत जी ने एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? सर गोल्ड लास्ट कितना डाउन जा सकता है? गोल्ड सर आपका लास्ट डाउन की बात करें तो ये आपका आ सकता है 1720 के आसपास। अभी इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपका 1780 है अभी फिलहाल के लिए, और 1770 और 1780 के बीच में मान के चलो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 1770 के नीचे बंद हो गया तो 1760 65 है उसके बाद, लेकिन 1765 होल्ड नहीं करेगा, वो तोड़ के सीधे 1742 आएगा, और 1742 के नीचे अगर बंद हो गया तो सीधे 1720 से 1725। लेकिन ऊपर ओवरऑल मैं गोल्ड में तेजी में बैठा हूं, हो सकता है कि 2023 के अंदर आपको 1900 का लेवल या 2000 के लेवल वापस नजर आ जाए। राम जी अभी डेफिनेटली छुट्टी चल रही है, तो अभी तो आप 5 जनवरी तक तो सर वैसे भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी आपकी, बहुत 3 जनवरी के बाद तो थोड़े से इन्वेस्टर लौटेंगे, लेकिन 5 जनवरी के बाद ही सर आप ट्रेडिंग में घुसे ज्यादा बेटर है। आप भी हॉलीडे मनाओ, ये 10 दिन आप लोगों की सीखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं। तो मैं तो कहता हूँ इस 8-10 दिन के अंदर आप जितना ज्यादा हो सकता है बुक्स को पढ़ो, सीखो, समझो, वेबिनार्स अटेंड करो, अपनी लर्निंग्स पे फोकस करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, ताकि जब बाजार वापस 5 तारीख के आए तो आप प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए। बैक टेस्टिंग करो, स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं उसको देखो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, तैयारी कर लो अपनी। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, इससे बढ़िया हॉलीडेज भी हैं, सब जी के हॉलीडेज रहते हैं, जो जॉब करते हैं उसमें भी इतना ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है ना, तो सब फ्री माइंड से रहते हैं, तो आप आराम से इंस्टेड ऑफ डूइंग दी मस्तीबाजी आप अपना काम कर सकते हो, जो लोग प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि यही टाइम है प्रिपेयर होने का, ठीक है ना। बाद में तो फिर जनवरी के बाद तो फिर रश चालू हो जाएगा।
जीपीपी जेपीवाई का जो ये लो लगा है आपका 158 समथिंग का, अगर ये टूटा तो ये सीधे 155 आएगा, या उसके नीचे भी 152 तक आ सकता है। ये वाला जोन, इस वाले जोन को टच कर सकता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे नहीं टूटा तो यहाँ से एक बार ये 161 162 तक ऊपर जा सकता है, इवन 163 तक भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको ट्रेड क्या लेना है, 160 करंट प्राइस पे स्टॉप लॉस का बाय कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस 158 कुछ कर सकते हो, टारगेट 163 का। दूसरा बाइंग आप करोगे 152 समथिंग के आसपास, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे क्लोजिंग बेसिस का। देखो क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप चार्ट को देखो, कितने बड़े बड़े विक्स बने, कितने बड़े विक्स बने, लेकिन किसी भी कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। नीचे आया है, कितना नीचे आया है, 149 तक आया है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है, 152 के ऊपर दी है। अब ये जीबीपी जेपीवाई है सर, इसकी वॉलेटिलिटी आप कहते हो सर मैं 200 पे नीचे तक थोड़ी ना होल्ड करूंगा, तो सर आप जीबीपी जेपीवाई को ट्रेड कर रहे हो, वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल पेयर है, अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो इतनी तो आपको देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई रीजन नहीं है सर, ये तो जीबीपी जेपीवाई है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग कहानी। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास इतना पैसा है कि हमें इतने ज्यादा अभी 8-10 दिन के लिए अगर एफआई चले जाए तो हमारे मार्केट में हमें कोई जरूरत नहीं उनकी, ठीक है। तो 10 दिन बाद वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना मार्केट खुद ही संभाल लेंगे, ठीक है। हमें एफआई के भी शॉर्ट टर्म के लिए अंदर जरूरत नहीं है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट रहेगी सर, ठीक है राम सर। हम अपना मूव कर लेंगे, महीने भर हम अपना होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन बाद आ जाओ एफआई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करो, हम अपने हिसाब चला लेंगे मार्केट, ठीक है। तो ये जीबीपी जेपीवाई हो गया, और एनी अदर करेंसी पेयर गाइस। चलो अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने कहा था कि आज हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वगैरह आपको बताएंगे यूएसडी कैड। सर टाइमली अगर आप लिख दो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो रिदम टूट जाता है। देखो सर 3550 का लेवल आप नोट कर लो यूएसडी कैड में, मैंने आपको लाइन भी ड्रॉ करके बता दी है, चैनल भी ड्रॉ करके बता दिया है। ये देखो 3550 की लाइन है, अगर इसके नीचे डेली चार्ट पे बंद हो जाता है तो ये नीचे 3200 तक आ सकता है यूएसडी कैड आपका। रीजन, डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो ये लोअर हाई बना रहा है, दूसरा ये करेक्टिव वेव के अंदर है, तीसरा ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इसके नीचे अगर 3550 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो 3200 इसके लिए बहुत छोटी बात रहेगी अचीव करना, बल्कि इवन ये 3000 तक भी नीचे गिर सकता है आपका। ऊपर 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1300 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, मान के चलो 3550 के नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन बना ली, तो 1300 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर तेज है तो वो तेज हो जाएगा, नहीं तो ये नीचे अच्छा खासा गिरेगा, इस वाले लो को भी तोड़ेगा, ठीक है। यूएसडी सी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई का सेम सिनेरियो है। अगर 130.50 का लेवल टूटा यूएसडी जेपीवाई का तो ये अच्छा खासा नीचे $126 तक आएगा, नहीं तो एक बार ये ऊपर $134 तक जाता हुआ नजर आ रहा है मेरे, 135-50 तक भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो ये नीचे आपको $126 मिलेगा, तो ऊपर आएगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन ही खोजूंगा इसकी, या नीचे ब्रेक डाउन करने पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। अभी के लिए मैं एक छोटा सा लॉट लेके बाय करके 100-150 पिप कमा सकता हूँ, ठीक है। यूएसडी से बता देता हूँ। यूएसडी सीएचएफ बहुत बढ़िया लेवल पे बाइंग बन रही है, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 9179 का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं स्टॉप लॉस रखने के लिए नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये वाला जो प्रीवियस ब्लॉक है इसको बोलेंगे ब्लॉक, तो ये जो प्रीवियस ब्लॉक है इस ब्लॉक पे मैं अपने स्टॉप लॉस हिट लगाऊंगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे। और ये ब्लॉक का जो लोएस्ट लेवल है वो है 0.9088, तो ये मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से ऊपर मेरा 9400 9500 तक का टारगेट्स मेरे रहेंगे यूएसडी सीएचएफ के अंदर। इमीडिएट बेसिस पे कहते हो सर इतना बड़ा एसएल नहीं लेना है, तो आप लोगों के लिए फाइनल एसएल है 9179,
इसके नीचे बंद हो गया तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसका, नहीं तो ये ऊपर 9500 तक बाउंस बैक मार सकता है। और सीधी सी बात है यार, डॉलर इंडेक्स देखो $103 अगर कटा तो यूएसडी पेयर में जो बेस करेंसी पेयर है किसी में भी हमें लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी ही नहीं है। $103 अगर डॉलर इंडेक्स में कटा तो जितने भी यूएसडी की पोजीशन है लॉन्ग की सब में से एग्जिट करना है, ठीक है। यूरो कैड देखो जी, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस और बहुत अच्छे लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूँ ये कब तक नीचे नहीं है। इसके लिए हम क्या टूल यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट टूल। रिट्रेसमेंट की थ्योरी है, वैसे तो डेली चार्ट पे हम लोग कर रहे हैं रिट्रेसमेंट, तो जब तक रिट्रेसमेंट बोलता है जब तक 38.2% के नीचे बंद नहीं होता तब तक ये तेजी मंदी में नहीं है, तेजी में रहेगा। और ये 1.3935 का लेवल है इसका, यानी 400 450 पे नीचे यहाँ से, और जब तक ये उसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक ये मंदी में नहीं है। ये तो बात होगी आपकी डेली चार्ट की, क्योंकि डेली चार्ट में आपका बहुत लंबे लेवल्स आते हैं। अगर मैं इसको 2 घंटे पे लेके जाता हूँ तो 2 घंटे के चार्ट पे दोस्तों एक तो ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है, 4400 का आपका सपोर्ट है। 4400 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो अगला टारगेट 4269, और इसके नीचे भी क्लोज हो गया तो ये फ्री फॉल, ठीक है। जब तक ये हाई नहीं टूटता इसको आप शॉर्ट पोजीशन में ले सकते हो। इसका हाई है 1.4595, तो इस 4431 पे स्टॉप लॉस आप 4595 का स्टॉप लॉस देके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये आने वाले समय में आपको 4300 तक नीचे गिर सकता है, ठीक है। यूरो कैड बहुत बढ़िया शॉर्टिंग लेवल है इसके अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यूरो यूएसडी सर मैंने बताई दिया आपको, शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 650 का स्टॉप लॉस है। डेली चार्ट पे 650 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आउट, नहीं तो ये आपको 550 और 520 400 के लेवल दिखा सकता है आपको यूरो यूएसडी। यूरो जीपीवाई एक बार इसको 41.50 के ऊपर बंद करवा दो बस, एक बार 141.50 के ऊपर यूरो को बंद करवा दो, फिर दिखाऊंगा नजारे। 200 पिप की रैली देगा कम से कम वहां से। अगर 141.50 के ऊपर बंद नहीं किया तो ये नीचे वापस 140 आ सकता है, नहीं तो यहाँ से 143 और 143.50 तक मिनिमम ऊपर जाएगा ही जाएगा। दोस्तों रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आप सेम करेंसी को रिपीट ना कराएं, जिनको रिकॉर्डिंग में आप देख लें हमने क्या बोला है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको बताया 1900 का लेवल है आपका, 1900 तक अगर आता है तो वहां पे मैं बाइंग पोजीशन का जरूर अटेम्प्ट करूंगा लेने की, मैं 1900 के स्टॉप लॉस के साथ, वहां से मैं बाउंस बैक ऊपर की तरफ देख सकता हूं। और ये आने वाले समय में 2400 का जो ये लेवल बनाया है इसने 2450 का, इसको तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, और ये ऊपर 2800 तक ऊपर जा सकता है। 2600 से 2800 के बीच में कहीं पर भी ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और 1900 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो ये 1600 तक नीचे गिर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 1900 के आसपास मैं एक बाय ट्रेड जरूर लूंगा मैं। एसएल खा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे गिरेगा फिर उठाऊंगा, और नहीं खाएगा एसएल तो 100-150 पे लेके ही जाऊंगा यहाँ से। चलो गाइस, अब हम सीधे स्ट्रेटेजी पार्ट पे आते हैं, और स्ट्रेटेजी पार्ट में स्कैल्पिंग के ऊपर मैं काफी कुछ आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन सिंस समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, फिर भी हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? क्या मतलब है दोस्तों स्कैल्पिंग का? इसमें छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सर, 40 तो कैसे, 50 क्या डिफाइन कर सकते हो आप पिप्स के टर्म्स में? सपोर्ट एंड रजिस्टेंस जो 15 मिनट का चार्ट के ऊपर होता है वहां पर हम लोग छोटे ट्रेड एग्जिट करते हैं, जिसमें बाय एंड सेल हम लोग करके छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी ठीक छोटे है, लेवल के अंदर, ठीक पोजिशनल है, ट्रेडिंग नहीं। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है आपको, तो क्या टारगेट रहेगा आपका पिप्स के टर्म में? स्कैल्पिंग में कितने पिप्स के लिए आप चेज करोगे आप मार्केट को? 20-30 बिप्स। 20-30 पिप्स, ठीक है। राम जी ने बोला 10 से 15 पिप।
तुषार जी 5 मिनट से 1 आवर तक की ट्रेडिंग, ये टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग होगी। मैं पूछ रहा हूँ पिप्स कितना टारगेट लेके चलोगे आप? ये आपने ठीक बोला है, 5 मिनट से 1 घंटे की आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग होगी। मैं प्राइस बेस्ड स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा हूँ अभी, 10 से 30 पिप। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, स्कैल्पिंग के अंदर कभी भी देखो 20 पिप के ऊपर चेज करना बेवकूफी, ठीक है। 5 पिप मिनिमम, 20 पिप मैक्सिमम, ठीक है। 30 पिप तक भी दे देता है, देने को तो कई बार ये छोटे टाइम फ्रेम में 100 पिप भी दे देता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने पहले भी ऐसी स्ट्रेटजीज बताई हैं जहाँ पे 100 पिप मिले हैं, लेकिन हमेशा आपको मिनिमम 5 पिप मैक्सिमम 20 पिप। और मेरी डेफिनेशन तो 7 पिप से 12 पिप के बीच की है स्कैल्पिंग की, ठीक है। 5 पिप 7 पिप मिल जाए, 12 पिप मिल जाए, 9 पिप मिल जाए, 10 पिप मिल जाए, 11 पिप मिल जाए, लेके अपने निकल गए, ठीक है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्कैल्पिंग, जिसको बोलते हैं क्विक ट्रेडिंग। क्विक ट्रेडिंग आपको मैं बताऊं, इंडियन मार्केट के अंदर 2008 के अंदर मैं एक प्रोप्राइटर डेस्क पे था, जहाँ पे लोग 50,000 निफ्टी मारते थे शॉर्ट या बाय करते थे। ब्रोकरेज उनकी नहीं होती थी, क्योंकि मतलब एक ब्रोकर का खुद का अकाउंट होता है, पूल अकाउंट होता है, ठीक है ना, प्रॉप अकाउंट होता है उनका, उसमें ट्रेड मारते थे। तो वहां पे मैंने उनको निफ्टी 1-1 रुपए के लिए ट्रेड करते हुए देखा है। 1 रुपए में आए, प्रॉफिट बुक किया, खत्म। 50,000 निफ्टी, 50,000 अंदर, खत्म। दिन में 3-4 ट्रांजेक्शन करी, 1.5-2 लाख रुपए बने, खत्म मामला, ठीक है। तो स्कैल्पिंग इसी टाइप की स्कैल्पिंग को ही हम, अब ये स्कैल्पिंग अगर मैं फॉरेक्स में डिफाइन करने लगूं, तो अगर रॉ स्प्रेड अकाउंट है, ईसीएन अकाउंट है, कमीशन वमीशन काट के मान के चलो सारा काम मेरा आधा पिप में हो रहा है मोटा मोटा, तो मैं 2-3 पिप की स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है। 3 पिप की भी कर सकता हूँ, 4 पिप की भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स। तो उस स्कैल्पिंग के अंदर आपके कई कई 100 ट्रेड्स हो जाते हैं पूरे दिन के अंदर, क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग दी स्कैल्पिंग। लेकिन सिंस ना तो हमारे पास, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल स्कैल्पर्स, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो उस तरह की चीजें अगर आपको बताने लगूं, तो आपके वो सर के ऊपर से चीजें निकलने लगेंगी अभी से ही, ठीक है। और कईयों को तो डाइजेस्ट भी नहीं होंगी कई बातें, तो अभी मैं उन लेवल की बातें नहीं करना चाहता। तो जो स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हैं, वो स्ट्रेटजीज मैंने उसी लेवल पे बनाई है, ताकि आप थोड़ा सा एक ट्रेड आपको मिल जाए दिन के अंदर, या 2 ट्रेड मिल जाए, या उस हिसाब से अपने एक सिस्टम मिल जाए, जिसमें देखो क्या होता है ना, अगर स्कैल्पिंग आप करने लगोगे तो आपके लॉस के ट्रेड्स भी होंगे, मल्टीपल लॉसेज होंगे, मल्टीपल प्रॉफिट्स होंगे। तो वो अगर मैं वेबिनार के अंदर आपको मल्टीपल लॉसेज मल्टीपल प्रॉफिट बताऊंगा, तो आपको समझ में नहीं बैठेगा बात, ठीक है। लेकिन रियल एग्जाम्पल जब आप जाओगे किसी स्कैल्पर के साथ आप बैठोगे ना, तो उसके आप देखोगे दिन में मल्टीपल लॉसेज लगते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट्स लगते हैं। लेकिन जब मैं वेबिनार में आपको बताता हूं, तो मैं आपको बेस्ट चोजन स्ट्रेटजीज बताता हूं, जिसमें आपको लॉस के चांसेस कम दिखे और मैक्सिमम प्रॉफिट ही नजर आए, ठीक है। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, बेसिकली नथिंग एल्स। नहीं तो एक्चुअल चीज तो मैं बता रहा हूँ वही होती है स्कैल्पिंग, की आपने यूरो यूएसडी लिया और यूरो यूएसडी सुबह से लेकर शाम तक आपने 50-70 ट्रेड मार दिए, डेट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है ना। 2-3 पिप के लिए काम किया, 4 पिप के लिए काम किया, लेकिन ठीक है, एनी हाउ, चलो अपनी अपनी, धीरे धीरे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, मार्केट के अंदर चीजों को समझोगे, तब आपको थोड़ी सी, कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको मार के सिखाते हैं कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं माँ बाप बुरे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बड़े होते हैं, जब जॉब लगती है, धक्के खाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यार वो सही बोला करते थे। तो अभी भी आप ऐसे मार्केट के अंदर हो, जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि मैं उस वक्त बोला क्या करता था, क्या समझाया करता था, ठीक है ना। तब आपको बातें याद आएंगी कि हाँ, वो उनका मीनिंग ये हुआ करता था उस वक्त, वो इस संदर्भ में बात करते थे सर, ठीक है। खैर एनी हाउ, अभी हम सेटअप के ऊपर चलते हैं, 2 सेकंड दो मेरे को। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है, ये मैं जीबीपी यूएसडी पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और यूरो यूएसडी के ऊपर और किसी भी करेंसी पेयर पे चलने वाली स्ट्रेटेजी है। गोल्ड पे नहीं चलेगा, गोल्ड के लिए मैं आपको दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। गोल्ड पे भी चलेगा, लेकिन इसके पैरामीटर्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, वो आप पैरामीटर चेंज करके अपने लिए देख सकते हो। लेकिन गोल्ड पे अगर समय मिला, तो आज मैं आपको एक गोल्ड की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है ना। तो जीबीपी यूएसडी 5 मिनट के चार्ट पे ये काम करेगी, यूरो यूएसडी 5 मिनट के चार्ट में काम करेगी। सबसे पहले आपको लगाना है डार्वस बॉक्स। अब कौन है डार्वस? निकोलस डार्वस साहब। निकोलस डार्वस साहब कौन है? तो आप जो सर्च मारोगे डार्वस बॉक्स के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। ये इंडिकेटर का नाम है, और इसके फाउंडर है मिस्टर निकोलस। मिस्टर निकोलस डार्वस इनका पूरा नाम है। तो ये बेसिकली एक प्रोफेशनल डांसर थे, जो 1920 से 1977 तक इन्होंने अपने प्रोफेशन
जब अपनी लाइफ स्पैन बिताई डांसिंग के अंदर। तो 1950 के अंदर इनको किसी कंपनी के लिए डांस करना था, किसी कॉर्पोरेट के लिए डांस करना था, और उस कॉर्पोरेट ने इनको जो बेसिकली फीस थी इनकी, वो शेयर्स के टर्म्स में दी। इसके टर्म्स में दी, अपने ई सोप्स के टर्म में दी या शेयर्स के टर्म में, ऐसे तो ई सोप्स एम्प्लॉय के रिलेटेड होता है, लेकिन इन्होंने शेयर्स गिफ्ट किए उन्होंने। और बाद में जब उन्होंने शेयर मार्केट में जाके उस शेयर्स को बेचे तो उसके रेट काफी ऊपर बढ़ गए। तब से इनको इंटरेस्ट आया और इन्होंने इन डेप्थ स्टडी करा, इनको लॉसेस भी लगे, इन्होंने इन डेप्थ स्टडी करा और इन्होंने एक थ्योरी निकाली, बॉक्स थ्योरी। ठीक है, तो उसके बारे में कभी डिटेल में और कभी चर्चा करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी, हाउ आई मेड समथिंग $2 लाख या $20 लाख। ठीक है ना, छोटे से अमाउंट से इन्होंने फ्रॉम $10,000 या $1,000, याद नहीं है मेरे को, कैसे मैंने बनाए स्टॉक मार्केट में। तो इन्होंने एक बॉक्स थ्योरी बनाई और इनकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जब एक नया हाई कटता है तो एक मोमेंटम आता है और लो कटता है तो एक नीचे का। अब कितने पीरियड का हाई कटेगा क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपल स्ट्रेटेजीज पार्ट पे चलते हैं। आपको दो इंडिकेटर यूज करना है, एक तो डार्वस इंडिकेटर यूज करना है और एक मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, मेवलिम डब्लू। तो लगाना कैसे है, पहले आप इंडिकेटर में जाओगे, लिखोगे डार्वस, डार्वस बॉक्स बाय कियान ओजिब्लिक, ये आप ले लोगे। इसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे 20 का लेंथ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। वैसे 20 का लेंथ रहता है बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई भी चेंजेस अभी आपको नहीं करने। ठीक है, फिर आप एक और इंडिकेटर लगाओगे, मेविलिम डब्लू बाय किवान ओजिब्लिक। ये वाला इंडिकेटर आप लगाओगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप लोग, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आराम से देखना समझना और आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाओगे आप, यहाँ पे ये वाला सेटिंग रहना चाहिए इसका, ये दो पैरामीटर रहने चाहिए 25 और 50, ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। अभी जो डार्वस बॉक्स है दोस्तों, ये बिल्कुल बॉलिंजर बैंड की तरह काम करता है, और आपने बॉलिंजर बैंड देखा है, तो वो ही बॉलिंजर बैंड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें वही थ्योरी रहेगी आपकी, जब भी आपको शॉर्ट करना रहेगा 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको ये लोअर जो लाइन है ये, और ये जो ऊपर वाली लाइन है हरी वाली, ये दोनों इस मूविंग एवरेज के ऊपर, जो मैवलिन इंडिकेटर है इसका मैं मूविंग एवरेज नाम दे रहा हूं, इस दोनों, ये दोनों लाइनें जो है इस इंडिकेटर के नीचे रहनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे दो कलर आ रहे हैं मूविंग एवरेज के, एक आपका आसमानी कलर आ रहा है, एक आपका रेड कलर आ रहा है, तो इसी के नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन कट गई, इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, लेकिन हरी लाइन क्या थी, ऊपर थी आपकी। तो ये हरी लाइन कब आई नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आई। फिर यहाँ पे आपका रेड कलर के लाइन चालू हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जो भी यहाँ पे सिग्नल है, जो भी यहाँ पे कैंडल है, उसी कैंडल पे आप सेल कर दोगे। जैसे इस कैंडल की वैल्यू है आपकी 1.2082, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, और ये देखो कितना नीचे आ गया 1993। तो खैर आपको तो मैंने बोला है कि 5 पिप से लेकर 20 पिप तक अपना ट्रेड लो और निकल जाओ। ठीक है, ये आपका सेल ट्रेड है। ऐसे ही बाय ट्रेड बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, जब ये दोनों लाइनें, रेड कलर की लाइनें और ग्रीन कलर की लाइन, रेड कलर ग्रीन कलर की लाइन जब इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहेंगी, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का सिग्नल मिलेगा मूविंग एवरेज के ऊपर, तो जो भी आपकी कैंडल होगी आप बाय कर लेना। हाई लो का चक्कर मत देखना, जहां पर भी आपको लेवल मिले बाय कर लेना। जैसे यहाँ पे 1.2267 पे दिया, तो ऊपर आपका हाई हमारा 2303, काम हो गया आपका, प्रॉफिट बुक्स हो गए आपके, काम खत्म। एंट्री समझ में आया लोगों को, बाय एंट्री समझ में आया, सेल समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा व्यक्ति इसको नहीं समझ में आया हो? हेलो, चलो आज एक नई तरीके से बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा मैं।
नहीं सर, स्टॉप लॉस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपका मान के चलो स्टॉप लॉस कट गया यानी बाय से सेल में चला गया तो वहां से आपको कवर अप करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से रिप्ले मोड लगाते हैं अपन। अब इसको आराम से देखना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा लेकिन आपको एक्चुअल बैक टेस्टिंग का देखो यहाँ क्या हुआ, दोनों लाइन ऊपर चलेगी डार्वस बॉक्स की इस मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर का बॉक्स नहीं आया, ब्लू कलर का लाइन नहीं आई मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर आ गई, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया 1.2073 पे मैंने बाय कर लिया। चलने दो, आई कितना मारा यहाँ पे 2088 का हाई मार दिया, 2073 से 2088 15 पिप के आसपास मिल गए आपको प्रॉफिट बुक। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, देखते हैं कितना ऊपर जाता है। और ऊपर भाग गया 2105-6 तक चला गया था। अब आपको उसमें एक एडिशनल चीज और से बताऊंगा मैं आपको। देखते रहो दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हर बार पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। आज मैं आपको रियल बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। कभी भी बैक टेस्टिंग करनी हो, इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस देखनी हो तो ये रिप्ले बटन से बड़ा अच्छा देखो कितना ऊपर चला है। अब आपको मूवमेंट समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे स्ट्रेटेजी के अंदर। मूवमेंट देखो किस हिसाब से आ रहा है, देखो अभी तक ऊपर चल रहा है डार्वस बॉक्स। तो थोड़ा सा एक बार इसको 1 दिसंबर ही चल रहा है दोस्तों, ये 2 दिसंबर आ गया है, उसको रोक देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो इसको मैं फटाफट दिखाता हूँ, फिर आपको दोबारा मैं बैक टेस्टिंग 1 दिसंबर में वापस जाते हैं। फिर आखिरी के 2-4 दिन होंगे उसमें मैं आपको ऐसे टेस्टिंग रिप्ले बटन दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे अपने बाई की थी, यहाँ पे हमने बाई किया था 1.207273 के आसपास, यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया था। फिर देखो ऊपर जाता रहा। हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि अगर मान के चलो दोनों डॉर्बस बॉक्स ऊपर है और इतना बड़ा फॉल आ गया एक झटके में 1-2 कैंडल के अंदर ही, और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल अगर आपको मिलता है इतने बड़े एक तो होता है देखो फॉल ऐसा आ रहा है धीरे धीरे करके आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर झटके में कोई फॉल आया है तो 2-4 कैंडल आप वेट करो। कोई भी अगर आपको बुलिश कैंडल मिलता है तो जरूर उसको बाय करो। बाय करने के बाद चाहिए वाला लो पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेना, एक बार जरूर बाउंस बैक मारेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अभी आप स्कैल्पिंग ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना, ये वाला लाइन रेड लाइन यहाँ पे नीचे आ गया इस मूविंग एवरेज के, ग्रीन वाला लाइन यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे क्या लेवल था आपका 1.2195, तो 1.2195 आपका लेवल था। ये देखो यहाँ पे लो कितना मार दिया 1.2171, 20 पिप से ज्यादा मिल गए, हमारा तो काम हो गया। अब ये देखो, ये देखना झटके मार मार के ऊपर गया है। 2-4 कैंडल वेट करो, जैसी बेरिश कैंडल मिलती है 2-3 शॉर्ट मारो, उसके बाद देखो कितनी अच्छी फॉल आया नीचे। तो ये आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हो। देखो आ गया नीचे बाजार। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे दोनों लाइनें ऑलरेडी ऊपर चली गई हैं, लेकिन मूविंग एवरेज अभी भी रेड है, बाय नहीं करना है। यहाँ पे जाके आपको ये ट्रेड मिला 1.2208 या 2210, हाई कितना लगा दिया 2247, काम खत्म हमारा, बस मस्त बैठे रहो। ये देखो ये यहाँ पे नीचे आया, लेकिन ये क्या था, यहाँ पे ब्लू बार थे, अभी तक प्लस चल रहा है। सॉरी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दोनों ये ऊपर लाइनें ऊपर, यहाँ पे ब्लू बार, तो यहाँ पे दोबारा हम बाय करेंगे। ये देखो 1.2265 पे हमने बाय किया,
ये ऊपर देखो 2409 टारगेट अचीव। अब ये देखो झटके से नीचे मार के आ रहा है, देखो इसकी मूवमेंट देखो आप, झटके से मार के नीचे आ गए मूविंग एवरेज के, 2-3 कैंडल वेट किया, देखो प्राइजेस ऊपर, प्राइजेस ऊपर, ठीक है। ये देखो ये दोनों लाइनें नीचे, यहाँ पे बना रेड कलर, तो हम यहाँ पे कहीं शॉर्ट मारेंगे, इस एरिया में शॉर्ट मारेंगे इतना नीचे जाके, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमें ये मतलब नहीं है कि अगर प्राइजेस यहाँ से इतना गिर गए हैं तो ये और नीचे जाएगा क्या, डाउट नहीं करना है आपको, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा 2205 पे, कितना नीचे मारा 2158, हमें कितने चाहिए 5 से 20 पे, काम खत्म हमारा। देखो कितना जबरदस्त नीचे मूव दिया है। अब यहाँ समझना एक बार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब यहाँ पे ये आपका आसमानी कलर का यानी ब्लू कलर का वो बना था, उस वक्त ये दोनों लाइनें ऊपर थी मूविंग एवरेज के, देखो दोनों लाइनें ऊपर थी। ये कब बनना चालू हुआ था, तो यहां से मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। तो मैं यहाँ पे इसको आसमानी कलर के यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ और रिप्ले बटन अब मैं यहाँ से दबाता हूँ। अब देखना इसको थोड़ा सा ब्लू देखना क्या बन रहा है, देखो दोनों लाइनें ऊपर हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों लाइनें मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। अब हमें चाहिए ब्लू लाइन, देखो अब देखो बन गई ब्लू लाइन आपकी, कहाँ बनी, यहाँ पे बनी। मैं कहता हूँ एक कैंडल और ऊपर ले लो, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया क्योंकि दोनों लाइनें ऊपर हैं, ये वाली, ये दोनों लाइनें ऊपर हैं मूविंग एवरेज के। यहाँ पे ब्लू लाइन बन गई, प्राइजेस नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, मेरे को ब्लू चाहिए बस मूविंग एवरेज के अंदर। तो ये लेवल कितना है कैंडल का, इसका हाई पकड़ लेते हैं 1 मिनट कितना है 1.2142, तो 2142 है, मैंने कह रहा हूँ 2145 पे पकड़ में आया। यहाँ हाई कितना लगा दिया 2157, 2157 यहाँ पे हाई लगा दिया, और उसके बाद देखो ऊपर भी गया है, ये देखो कितना हाई लगा दिया 1.2193, कहाँ बाय किया था 1.2145 पे, प्रॉफिट बुक। अब चलने दो आगे, देखो यहाँ से, तो ये स्कैल्पिंग में झटके से पैसा देता है आपको। अब चलने दो, अभी खाली एक लाइन नीचे आई है मूविंग एवरेज के, ये देखो रेड बन गया, लेकिन एक ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है ग्रीन लाइन, एक रेड बन गया मूविंग एवरेज पे, लेकिन एक ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है मूविंग एवरेज के। अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया है, देखो मूविंग एवरेज ने बहुत पहले दे दिया सेल सिग्नल, लेकिन अभी डॉनचन ने अभी नहीं दिया है, सॉरी डार्वस बॉक्स ने अभी नहीं दिया है। अब देने वाला है बस ये, क्योंकि पलट चुका है नीचे की तरफ, दूसरी बार पलटा नीचे की तरफ हरा वाला। आ जाओ भैया नीचे आ जाओ, राजेश सर ये तो आ ही नहीं रहा नीचे, है राजेश सर? मैं भी वही देख रहा हूँ। है नीचे नहीं आ रहे तो भग गए ऊपर, देखो प्राइजेस ऊपर भग गए, इसका मतलब अगर हम कहीं ना कहीं शॉर्ट करते तो ट्रैप में फंस जाते, लेकिन क्योंकि ग्रीन लाइन ने हमें बचा लिया, देखो ऊपर आ गई ग्रीन लाइन, दोनों मूविंग एवरेज के, रेड लाइन भी ऊपर आ गई, लेकिन अभी मूविंग एवरेज की लाइन क्या है, रेड है। शॉर्ट ट्रेड अभी हमारा नहीं हुआ था, हमारा बाय ट्रेड चल रहा था अभी, अगर एज पर दी ट्रेंड फॉलोइंग अगर मैं बात करूं आपसे, तो वैसे तो प्रॉफिट बुक हो गए हमारे,
लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में देखो, यहाँ पे बाय आ गया, दोबारा बाय लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते थे 2168 पे, लेकिन अवॉइड करना है क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड के बाद हमें नहीं लेना है बाय, हमें सेल ट्रेड ही ढूंढना है हमें। ये देखो 2168 पे अगर आप बाय लेते हैं तो कितना ही मारा इसने 2182, फिर स्कैल्पिंग में हमें 10 से 12 पे 15 पे मिल जाते, लेकिन एक क्विक ट्रेडिंग है। फिर ये देखो नीचे आ गया प्राइसेस, एक लाइन नीचे आ गई, मूविंग एवरेज अभी भी आसमानी है, रेड और ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है, तो सेल ट्रेड अभी हमारा नहीं बना। कौन सा दिसंबर आ गया, 22 दिसंबर आ गया, आने दो। तो प्राइसेस ऊपर आ गए, अब तो आ जाओ ग्रीन बाबा, नीचे आ जाओ, क्यों तकलीफ दे रहे हो हमें। ये देखो ऐसे बेचैनी होती है इंसान को, ट्रेडर को रुका नहीं जाता ट्रेडर से। ये देखो मूविंग एवरेज ने अभी मूविंग एवरेज ने दिया रेड, अभी रेड लाइन अभी भी ऊपर है, ओ सॉरी ये आ गई, अभी आया। ये देखो ये नीचे, यहाँ शॉर्ट मारना है आपको 2084 पे, ये 81 पे, जो भी आपका लेवल है, ठीक है ना, यहाँ शॉर्ट मारना है आपको। अब देखो मजा, तो राजेश सर जो डर लग रहा होगा तो ऊपर भग गया तो यार, कितना लो दिया इसने, 2074 तक का लो दिया इसने, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया तो ऊपर भग गया। अब क्या करें, ऊपर से दूसरा सेल ले लेने का। ये बात ये ट्रेडर की आवाज निकली अंदर से ऊपर से एक और शॉट लेने का। अरे ये तो आ गया, ये तो जिग्ने जी आप तो यार काम के बंदे निकले, तो देखिए था ये तो, लेकिन ऊपर भग गया। ये तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा जिग्ने जी, देखो देखिए तो आपको प्रॉफिट यार, ऊपर से शॉट मारा था आपने तो, ये देखो 85 पे आ गया वापस, 74 नीचे आएगा। 67605944। ओहो मजा आ गया जिग्ने जी, प्रॉफिट आ गया जबरदस्त, ऊपर जाए तो दोबारा कर ही दोबारा शॉट मारने का 1993। देख रहे हो दोस्तों, तो ये ट्रेंड देखा है किस तरीके से, पर्पस क्या था बताने का, स्ट्रेटेजी का, ड्रामेटिक नाटक करने का, कि देखो जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड हमेशा आपके अगेंस्ट जाता है, आप कहते हो ना सर हम सेल करते भग जाते हैं ऊपर, तो यही तरीका है सिस्टम में बने रहने का, कि जब तक आपका सिस्टम ना बोले डरने का नहीं, सिस्टम में बने रहने का। देखो प्राइसेस फिर नीचे आएंगे, जैसे जिग्नेश भाई ने बोला कि ऊपर जाएगा शॉर्ट मारो, तो ये इसका मतलब है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि जब तक मेरा सिस्टम बोल रहा है सेल है और प्राइसेस ऊपर आ गए तो एक शॉट और लेना है मेरे को, और फिर वहां से नीचे आ गया ठीक है, ऊपर गया तो मैं लॉस में काट के दोबारा बाय में बैठ जाऊंगा। कब तक मेरे को ये नचाएगा, ये मेरे को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रॉफिट तो देगा ही देगा सिस्टम, बशर्त ये है कि आप कितना सहन करने के लिए रेडी हो, क्योंकि ट्रेडर को एक बहुत मेंटली इमोशनली हर तरीके से सहन करना पड़ता है, और जब तक वो सहन करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पेशेंस रखना पड़ता है। अब देखो हमने कितना पेशेंस रखा, वो तो चलो एक जो चीज हो चुका इवेंट उसको हम देख रहे हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट के अंदर ये चीजें होती है ना, तो दिल में धक 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 होती रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर बंदा यूट्यूब पे जाता है, स्ट्रेटेजीज खोजता है, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है ना, अब क्या होने वाला है, 10 जी का फोन मिलाता है कि सर क्या लग रहा है क्या होगा अब। तो इसका मतलब आप लोग इन्फॉर्म ट्रेडर्स, मतलब आपके पास ये नहीं पता ट्रेडिंग सिस्टम में है क्या। बात आई समझ में आप लोगों को, क्योंकि अब टाइम हैज बीन पास बाय, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीक आपको गोल्ड के ऊपर डॉनचेन चैनल के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि उस पर आपको कैसे पैसा बनाना है, ठीक है ना, एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डॉनचेन चैनल पे भी मैं आपको सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो एनी अदर क्वेरीज, थैंक यू सर। एग्जिट करते हैं लाइव मोड, ठीक है ना, वेलकम। क्वांटिटी शुड बी लो, राम जी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि एक बार जब आप स्कैल्पिंग में मास्टर हो जाओगे ना, तो आपको क्वांटिटी का खेल आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि कब बढ़ानी है कब घटानी है, और यही समझना है आपको, यही चीज अगर आपको, और ये कब होगा जब एक स्ट्रेटेजी के साथ आप खेलने लग जाओगे। जैसे मान के चलो मैं एक छोटा था, तो पहले के समय में क्या होता था कि आज के समय में तो विदाउट गियर वाले स्कूटर जैसे स्कूटी एक्टिवा आने लग गए बहुत साल, जब मैं बता रहा हूँ बहुत छोटे छोटे थे हम, ये मैं बात बता रहा हूँ 2 सन 2000 से पहले की, ठीक है ना, तो 1983 का मेरा बर्थ है,
तो सन 2000 से पहले मेरे को याद है वो गियर वाले बजाज वाले स्कूटर चलते थे, ठीक है ना। उसके बाद LML वेस्पा वगैरह ये सब आए, ठीक है ना। तो ये इनमें गियर लगते थे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर स्कूटर में लगते थे, ठीक है। जो लोग पुराने वो लोग आज भी जानते होंगे कि गियर वाला स्कूटर आता था। तो स्टार्टिंग में हमें जब स्कूटर सिखाया गया या मैंने अपने फादर से लिया या रिश्तेदारी में किसी से स्कूटर चलाने लगता था, तो मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में चलाता था, क्योंकि मेरे को डर लगता था। मेरे को ये नहीं पता होता था कि गियर कब बदलना है, फर्स्ट गियर कब डालना है, सेकंड कब डालना है, थर्ड कब डालना है, फोर्थ कब डालना है। तो स्टार्टिंग में मैं दूसरे गियर में ही, फर्स्ट गियर में चलाता रहता था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भारी चलता है स्कूटर फर्स्ट सेकंड गियर में, थर्ड फोर्थ गियर में हल्का चलता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब जैसे जैसे मेरे को हैबिट पड़ गई, प्रैक्टिस आ गई, मैं उन गियर के साथ खेलने लग गया, खेलने के लग गया मतलब स्टंट मारने लग गया, स्कूटर से स्टंट मारने लग गए। तो स्कूटर से पता लग गया थर्ड गियर कब डालना है, फोर्थ कब डालना है, सेकंड पे कब उठा के एकदम रेस छोड़नी है ताकि हवा में उछल जाए स्कूटर, ठीक है ना। तो ये सब कारस्तानी हम तब करने लग गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करी। तो बीइंग ए ट्रेडर आप तब करोगे कारस्तानी जब किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप लोगों का हाथ साफ हो जाएगा, जब एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको ये पता रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी कब पिटती है, कब अगेंस्ट में जाती है, कब क्या होती है। ये कम से कम 6 महीने एक सिंगल स्ट्रेटेजी को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तब आपको उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां नजर आएंगी आपको। उसके बाद जब आप इसके खेलने लायक इससे बन जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि कब मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है, घटानी है। पहले दिन से ही आप ये सब काम नहीं कर सकते, तो इसलिए कल को आप इसमें फेल हो जाओ तो निराश मत होना, क्योंकि इसमें आपके छोड़ो कोई भी, चाहे मैं हूं या वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडर है, पहले दिन से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। अब जिग्नेश जी हैं, जिग्नेश जी ने एडवांस कोर्स किया, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर वेबिनार्स में आ रहे हैं। इनको मैं ऐसी नई नई चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ जो उन्होंने एडवांस में भी हो सकता है नहीं सीखी है, कुछ इनको लग रहा होगा रह गया होगा या कुछ भी है। तो ये धीरे 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 पता लगता है, क्योंकि जब आप रेगुलर टच में रहते हो ना, तो 2-3 महीने तो एक छोटा पीरियड होता है। जब आप रेगुलर साल 2 साल टच में रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगती है जो हम मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर कवर नहीं कर पाते, या हमें बाद में लगता है कि यार ये बताना रह गया। तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको टच में रहना पड़ेगा, आपको मतलब जुड़े रहना पड़ेगा आपको बुलबेल के साथ, ताकि आपको इस वेबिनार्स के अंदर मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐसे बताता रहूं, और आप उसका प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको फायदा है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप हर महीने हर वीक आओगे, 1 घंटा दोगे, एक्साइटमेंट रहेगा, एनर्जी रहेगी, मैं मोटिवेट करूंगा, आग लगी रहेगी, 2 घंटे बाद छोड़ के आप चले गए, इधर उधर आप चले गए, वही पुरानी स्ट्रेटेजी पे लग गए, एवरेज पे लग गए, अपने हिसाब से करने लग गए। क्योंकि जहां मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई उसको आपने देखा, और जहां आपको 1-2 स्टॉप लॉसेस लगे मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप कहोगे बकवास स्ट्रेटेजी, छोड़ इसको, ठीक है ना, सर ने बेकार बता दिया, बेवकूफ बना दिया सर ने, ठीक है। जर्नली ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं भी किसी की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ और वहां मेरे को स्टॉप लॉस लग जाता है, तो मैं भी डिसहर्टन हो जाता हूँ, मैं भी डिमोरलाइज हो जाता हूँ कि यार बेकार है, अपनी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्ट्रेटेजी को काम करने का एक तरीका है, एक पेशेंस लेवल है, और पेशेंस बहुत जरूरी है, जो हम भारतीयों में किसी में भी नहीं है। इंडियंस के अंदर सबसे बड़ी कमी, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहा हूँ तो इंडियंस की बात करूंगा, बाहर के लोगों का मेरे को आइडिया भी नहीं है, ठीक है। मैंने जनरली कम्युनिटी के अंदर ये देखता हूँ, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, और जिसके अंदर पेशेंस है वो 100 में से 1 बंदा मिलता है। इसलिए वर्ल्ड में तो ये कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 ट्रेडर हैं तो 97% ट्रेडर्स आर लूजर्स, ओनली 3% आर विनर्स। तो 3% कौन लोग हैं? जिनके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर पेशेंस है, ठीक है। और जो उनकी पर्सनैलिटी है, सच बताऊं तो वो हमें सूट नहीं करती है। अगर आप उनके उठने बैठने बोलने चालने हाँ भाव से देखोगे तो आपको लोग पसंद नहीं आएंगे। उनसे आप ट्रेडिंग की बातें करोगे तो उनके आइडियाज आपको पसंद नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो विनर्स हैं और आप लूजर्स हो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर समझना जो मैंने बातें बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। ऑनर जो पर्सन यूज कर रहा है ऑनर 8C, सर इसमें मेवलिन की लाइनें ये हैं, सेटिंग्स ये हैं 25-30, 2 मूविंग एवरेज यूज किया 25-50 की, फर्स्ट मूविंग एवरेज 25 की, दूसरी मूविंग एवरेज 50 की, उन्हीं का क्रॉसओवर है, नथिंग एल्स, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसका, बस प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बदल दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है। डार्वस बॉक्स पे अगर आप जाओगे तो 20 का लेंथ बॉक्स है, नथिंग एल्स। तो मैंने कहा ना, मैं भी आपको देखो 2-4 चीजें चमका चमकू के लिपस्टिक पाउडर लगा के बढ़िया से इंडिकेटर सेट कर दूंगा, दिखने में ऐसा शानदार, आप भी कहोगे क्या चीज दे दी सर ने, जादू की छड़ी दे दी, जबकि उसमें भी आप नहीं कमा पाओगे। हेलो, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो प्रीव्यू आपने प्ले किया ना, वो कहाँ से करना है थोड़ा वो? ये आपका रिप्ले बटन है, ये देखो, ये रिप्ले बटन देख रहे हो आप। हाँ जी। अब जैसे मान के चलो आपको ये पीछे आ गया और आपको थोड़ा सा यहां से आगे का मार्केट देखना है आपको, ठीक है। तो ओके। रिप्ले बटन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखो ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। ओके। अब जहां से आगे का चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, कट कर दिया,
तो यहाँ से बाजार कट हो गया, आगे का बाजार सारा कट हो गया। अब मेरे को आगे का देखना है, तो यहाँ पे देखो ये आपका आ रहा है, प्ले का बटन भी आ रहा है, यहाँ पे देखो स्पीड का बटन भी आ रहा है कि किस स्पीड से आपको चलाना है, टिक कितने स्पीड से चलाना है। अब वो कम स्पीड से चलाना है, कम कर दो, 0.3x कर दिए। ओके। ये देखो, अब देखो बहुत ही कम स्पीड से चलेगा, देखो चल रहा है ना बहुत कम स्पीड से। अब इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं, 10x कर देता हूँ। ये देखो फटाफट जाएगा। फटाफट जाए। ये आपको देखना है कि कितनी स्पीड से आपको देखना है, बैक टेस्टिंग के अंदर वाली बात, ओके ठीक है सर। ना। ओके सर। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मंडे को। न्यू ईयर आप सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट मंडे शायद आपका 2 जैन रहेगा आपका, देख लेते हैं। मंडे को यस 2 जैन रहेगा आपका, तो 1 जैन आपका संडे है, छुट्टी का दिन है। तो इस साल छुट्टियां पड़ने वाली हैं बहुत ज़्यादा, इसका मतलब तो आप लोग एंजॉय कीजिए। 2 को वापस मिलेंगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, ठीक है। 31 मनाइए अच्छे से, सेफ रहिए घर के अंदर अपने, बाहर निकलना सही नहीं है। जिग्नेश भाई मत निकलना बाहर, ठीक है। चलो चलो, ओके गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। ओके।